हेलो दोस्तों, आप सभी का विनय स्टडी कैन में स्वागत है। CGPSC ACF रेंजर के सेकंड पेपर विज्ञान के अंतर्गत आज हम प्रकाशिकी लेके आए हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि विगत वर्षों में हुए परीक्षाओं में यह देखा गया है कि इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, गुण तथा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट्स, प्रॉपर्टी एवं प्रतिबिंबों के बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की प्रकृति कौन कौन सी होती है? एक होता है कण प्रकृति, दूसरा होता है तरंग प्रकृति। इसे ही प्रकाश को क्या कहते हैं? द्वितीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है, इसे किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे इसको। दूसरा है प्रकाश के गुण। प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? प्रकाश एक कैसा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। तीसरा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो उसके चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटनाएं क्या होती है? संपन्न होती है। जब कोई प्रकाश है वह चमकदार चिकने सतह में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश में बहुत सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस आधार पर प्रकाश है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है किरण प्रकाश की, दूसरा है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में प्रकाश के किरण आरेख के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाश की, जिसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकृति में प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। किरण प्रकाश की में प्रकाश के किरण आरेख के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं में अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपका परावर्तन है, अपवर्तन है। अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। वह विकिरण जो हमारे आँखों को क्या करती है? संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रकाश कहलाते हैं। दूसरी भाषा में हम कहना चाहें तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो दोस्तों, जैसे कि अंधेरे कमरे में हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जैसे ही हम प्रकाश बल्ब, मोमबत्ती या टॉर्च को ऑन करते हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम मोमबत्ती, प्रकाश बल्ब या टॉर्च को ऑन करते हैं, वहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें वो वस्तु पे जाके आपतित होती है तथा वहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर आ गिरती है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यह एक परिवर्तन का गुण है। इसमें अतिरिक्त इसमें प्रकाश में अन्य गुण अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण आदि होती है। वर्ण विक्षेपण की घटनाएं आप लोग बारिशों में देखे होंगे या दोस्तों बादलों में इंद्रधनुष देखा होंगे। वो सब क्या है? वर्ण विक्षेपण के गुण हैं। आप लोग जल के जो बूंद गिरते हैं उसको में देखा होंगे, वो सब में क्या है? वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती है। प्रिज्म में क्या होती है? वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण उसको कहते हैं जबकि प्रकाश किरणें को किसी माध्यम से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण का विभक्त होना वो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको प्रिज्म में देखा जाता है। अगला देखते हैं प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट्स। प्रकाश ऊर्जा संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। पदार्थों की स्थानांतरण के द्वारा, माध्यम में तरंगों के द्वारा। इस आधार पे 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा है हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश है कि जो रचना है वो असंख्य अतिसूक्ष्म कणिकाओं से हुआ है तथा ये असंख्य अतिसूक्ष्म कणिकाएं हैं वो प्रकाश स्रोत से क्या होती है? संचरित होती है। सेकंड, न्यूटन ने यह बताया कि ये असंख्य अतिसूक्ष्म कणिकाएं हैं वो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की चाल में गमन करती है। तीसरा, इस कणिकाओं की जो ऊर्जा है वो गति ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है, क्योंकि
ये कणिकाएँ हैं वो गति के कारण उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। चौथा, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अंतर्गत न्यूटन ने बताया कि जो कणिकाएँ हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश है वो किससे मिलकर बना होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रंग के लिए कणिकाओं का जो आकार है अलग अलग होता है, जिसके कारण हम रंगों को विभेदित कर पाते हैं। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, इसके पश्चात अन्य सिद्धांत मैक्सवेल के का विद्युतचुम्बकीय तरंग सिद्धांत तथा प्लांक तथा एवं आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित फोटॉन सिद्धांत प्रमुख थे। हाइगन का तरंग सिद्धांत में दोस्तों उन्होंने हाइगन्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश स्रोत से जो तरंगों के रूप में संचरित होती है, प्रकाश है वो तरंगों के रूप में संचरित होती है तथा हम जानते हैं कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगन्स ने माध्यम के रूप में ईथर की कल्पना की। आप लोग इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि हाइगन्स ने तरंग संचरण के लिए के माध्यम के रूप में किसका कल्पना किया था, ईथर का। उन्होंने माना कि वस्तु तथा हमारे आँख के बीच एक माध्यम कौन सा उपस्थित है, ईथर उपस्थित है। यह एक काल्पनिक माध्यम है जो भारहीन होता है, जिसकी घनत्व है वो बहुत नगण्य होती है तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इस आधार पर उन्होंने प्रकाश की चाल को 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पाया। उपयुक्त सभी सिद्धांत आंशिक रूप से प्रकाश के सभी घटनाओं संबंधित कुछ घटनाओं की व्याख्या कर सके, परंतु कोई भी अकेला सिद्धांत प्रकाश के सभी घटनाओं का पूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ रहा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के लिए सर्वप्रथम एक चमकदार पॉलिशदार सतह का होना आवश्यक है, तभी प्रकाश की परावर्तन की घटनाएं क्या होगी, संपन्न होगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो उसका अधिकतर भाग प्रथम माध्यम ही लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये मिरर जो समतल दर्पण है उस पर आपतित हो रही है तथा परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में क्या हो रही है, वापस लौट रही है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, नॉर्मल, अभिलंब, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। आपतित किरण, पृष्ठ पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ये हमारा जो पृष्ठ है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसमें परावर्तन घटना क्या होती है, संपन्न होती है। इस पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोलेंगे। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण, पृष्ठ से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। आपतन बिंदु, आपतित परावर्तित किरण जिस बिंदु में आपतित किरण का परावर्तन होता है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। जो हमारा जो परावर्तित किरण है, ठीक है, आपतित किरण कौन सा है, ये इंसिडेंट रे है, उसका परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से परिवर्तन होता है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अभिलंब आपतन, अभिलंब किसको बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ के वह बिंदु जिस पर वह बिंदु कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु जिस पर क्या डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब। आगे देखते हैं आपतन कोण, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये आप देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, इंसिडेंस रे और नॉर्मल दोनों के मध्य कौन से एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको आई से दर्शाया गया है। परिवर्तन कोण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या बोलेंगे, परिवर्तन कोण बोलेंगे। इसको देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से दर्शाया गया है। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन तथा अनियमित परिवर्तन, ये परिवर्तक सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लो परिवर्तक सतह की प्रकृति चिकनी तथा पॉलिशदार है तो नियमित परिवर्तन होगा, खुरदुरे हैं तो क्या होगा, अनियमित या विस्तृत परिवर्तन होगा। जब
परिवर्तित किरणें तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है तो यह कहलाता है नियमित परिवर्तन। आप चित्र में देख सकते हैं, यह हमारा मिरर है, इसमें कोई आपतित किरण है, वो आपतित हो रही है प्रवर्तक सतह पर तथा परिवर्तन के पश्चात एक समांतर दिशा में वापस समांतरित परिवर्तित हो रही है। ये कौन सा हमारा नियमित परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो सतह है प्रवर्तक सतह वो क्या है, चिकनी व चमकदार है, इसके कारण प्रकाश किरणों का इधर उधर बिखराव नहीं हो पाता है। दूसरा देख सकते हैं, इसके विपरीत प्रवर्तित किरण विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, समांतर बिखर जाती है। यह परिवर्तन अनियमित या विस्तृत परिवर्तन कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा प्रवर्तक सतह है वो क्या है, खुरदुरे हैं। परिवर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मान लो आपतन कोण का मान 30 अंश का है तो प्रवर्तन कोण भी क्या होंगे, 30 अंश के होंगे। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग देख सकते हो, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दर्पण, आप लोगों ने घरों में आप यूज करते हो दर्पण, वो हमारे घरों में यूज करने वाले दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। एक ऐसा दर्पण होता है जो उस पर आपतित होने संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है, पूर्णतः क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो उसको हम आदर्श प्रवर्तक पृष्ठ मान सकते हैं। व्यवहार में कांच एक पृष्ठ मरकरी सिल्वर टिन की पॉलिश करके दर्पण बनाया जाते हैं। अतः साधारण रूप में वे सतह जो अपने पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश का उसी माध्यम में प्रवर्तन कर दे, दर्पण का प्रवर्तक सतह कहलाता है। ठीक है, तो प्रवर्तक सतह उसको कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण है किसी सतह पर आपतित हो रही है तथा उसी माध्यम उसका क्या कर दें, प्रकाश किरण क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रवर्तक सतह कहेंगे। अब दर्पण बनाते कैसे हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, दो सतह होते हैं, किसी भी समतल के क्या होते हैं, दो सतह होते हैं। ऊपरी वाला सतह है उसको हम चमकदार तथा चिकनी बनाया जाता है तथा पीछे वाले सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश किरणें का क्या ना हो सके, पारगमन ना हो सके, आर पार जा ना सके। तो समतल दर्पण जो आप घरों में यूज करते हैं। दूसरा है गोली दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। गोली दर्पण को कांच, एक खोखले कांच के गोले को काट के बनाया जाता है। परवलयाकार दर्पण परवलयाकार पैराबोलिक होता है। देख लेते हैं, आपका है कनकेव मिरर, ये अवतल दर्पण है। प्लेन मिरर, या आपका समतल दर्पण है। कन्वेक्स मिरर, या आपका उत्तल दर्पण है। अब इसको पहचानेंगे कैसे। मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, कांच का गोला होता है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो काटने के पश्चात तो उसमें दो भाग प्राप्त होंगे, एक उभरा हुआ भाग प्राप्त होगा, एक दबा हुआ भाग प्राप्त होगा। अगर दबा हुआ भाग को चमकदार बनाया जाए तथा उभरा हुआ भाग को हम पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा, जो हमारा दबा हुआ भाग है वो प्रवर्तक सतह की भांति कार्य करेगा। ऐसे दर्पण को बोलेंगे कन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण। समतल दर्पण तो आप लोग देखते हैं समतल प्लेट होता है, उसके पीछे भाग को हम पॉलिश कर दें तो ऐसा बने दर्पण क्या बोलेंगे, प्लेन दर्पण या समतल दर्पण। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इसमें क्या होता है, दबा हुआ भाग को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं तथा उभरा हुआ भाग को क्या कर देते हैं, तो चमकदार बनाया जाता है। तो उभरा हुआ भाग है वो प्रवर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ऐसे दर्पण बोलेंगे कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अगला देखते हैं प्रतिबिंब। किसी वस्तु या किसी बिंदु से आने वाली किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर एकत्र होती है या मिलती प्रतीत होती है, उस बिंदु का या वस्तु का उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो कोई प्रकाश किरण है किसी वस्तु से आ रही है और प्रवर्तक पृष्ठ में क्या होती है, टकराती है। टकराने के पश्चात वह परिवर्तित होने के बाद जिन बिंदु पर आके एकत्रित होती है उस बिंदु पर उस वस्तु को क्या प्राप्त होता है, परिवर्तन प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अपवर्तन में क्या होता है दोस्तों, मान लो कि प्रकाश किरण है किसी माध्यम से आई है तथा आने के पश्चात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आगे देखते हैं, वस्तु पर प्रकाश टकराने से असंख्य किरणें प्रवर्तित होती है, लेकिन वस्तु के प्रतिबिंब एहसास करने के लिए कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। एक किरणें प्रवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब से होकर जाती है पर पीछे पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है, अथवा प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है हुई प्रतीत होती है। अन्य समस्त किरणें भी प्रतिबिंब से होकर जाती और आती हुई प्रतीत होती है। अब जाती है वाला कौन सा होगा, हमारा अवतल दर्पण में होगा, और आती हुई प्रतीत होगा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। जब किसी वस्तु से
चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब के बिंदु से होकर जाती है तो प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या सदैव उल्टा तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग देखे होंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण बनता है क्या? नहीं बनता। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। किसमें प्राप्त होता है? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं आप लोग अवतल दर्पण यहाँ पर बना हुआ है। अवतल दर्पण पर बना वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पर चित्र में ए बी एक वस्तु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें प्रवर्तक सतह एम एन में आपतित हो रही है। आपतित होने के पश्चात परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर चली जाती है। इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त हो रहा है। यहाँ से देखने समझ आ रहा है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है और कैसे प्राप्त हो रहा है? वास्तविक प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रवर्तक सतह एम एन के मध्य बिंदु पी है, उसको प्रवर्तक सतह का क्या बोलेंगे? ध्रुव कहेंगे। अवतल दर्पण क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। फिर ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वस्तु की दूरी कहलाएगी। तथा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। समतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब, आप लोग समतल दर्पण वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसको आप घरों में देख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन के पश्चात वस्तु के प्रतिबिंब बिंदु से होकर न जाती है, वरन पीछे की तरफ बढ़ाने से जिन बिंदुओं पर मिलती है वहाँ से आती भी प्रतीत होती है। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव सीधा बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। समतल दर्पण में आप लोग देखे होंगे यह सदैव कैसा बनता है? सिंपल बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वस्तु के असंख्य कण होते हैं, प्रत्येक का प्रतिबिंब भिन्न होता है। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। मान लो समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति का मान लो हाइट 6 फीट का है तो प्रतिबिंब तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो 3 फीट की होनी चाहिए। आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? उल्टा बनता है। इसमें प्रकाश किरणें आती प्रतीत होती हैं, इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में आती है। इसमें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर आधारित है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के पास बदल जाते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दाएं हाथ हिलाया तो प्रतिबिंब बाएं हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। आप लोग देखोगे समतल दर्पण सामने खड़े हो जाओगे और बाएं हाथ को हिलाओगे तो दाएं हाथ दिखता है, हिलता हुआ दिखता था। दाएं हाथ को हिलाओगे तो बाएं हाथ हिलता हुआ दिखता है। इसको बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उस दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी रहती है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को 10 अंश कोण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण क्या हो जाती है? 20 अंश घूम जाता है। मान लो दर्पण को हम क्या करें? 10 अंश घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? परावर्तित किरण है वो 20 अंश घूम जाता है। नियम है, इसको थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण है 2 थीटा कोण घूम जाता है। ये पूछा जा सकता है, आप लोग देख इसको याद रखिए। गोली दर्पण, यदि कांच के गोले, कैसा गोला? खोखला के किसी भाग को काट कर उसके एक पृष्ठ आंतरिक या बाह्य पर पालिश कर दिया है तो बिना पालिश वाले तल से प्रकाश का क्या होता है? होने लगता है परिवर्तन होने लगता है। इसी आधार पे गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं जूम कर देता हूँ। इसमें एम है, एम डैश है, क्या है इसके? एक कनकेव मिरर है, ये आपका अवतल दर्पण है, चित्र में प्रदर्शित है। इसमें क्या हुआ देखो, इसका जो दबा हुआ भाग है वो पालिश, दबा हुआ भाग चमकदार है, चिकना है तथा इसका उभरा हुआ भाग उसको पालिश किया हुआ है। एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें देखो, इसमें मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरणें क्या होगी? इसके प्रवर्तक सतह में क्या हो रही है? आपतित हो रही है तथा परिवर्तन के पश्चात बिंदु एफ से होकर जा रही है तो बिंदु एफ इसका क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु हो जाएगा। तो फोकस बिंदु से ध्रुव पी है वो उसका ध्रुव कहलाता है, मतलब प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। इसको पी से दर्शाते हैं, पी फॉर पोल। ठीक है, तो फोकस बिंदु से पोल के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? पी के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तथा ये हमारा सी है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? हम जानते हैं कि
अवतल जो दर्पण है वो एक गोली दर्पण का ही भाग है। एक गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। इसको आप याद रखेंगे, R = 2F। दूसरा यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित है अवतल दर्पण। एम और एम डैश इसके क्या है? प्रवर्तक सतह है। यह अवतल उत्तल दर्पण है। चित्र में आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण प्रदर्शित है। उत्तल दर्पण में क्या है? एम और एम डैश प्रवर्तक सतह है। पी इसके क्या है? ध्रुव है। तो प्रवर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जैसे कि आप लोग को बताए हैं। तो इसको उत्तल दर्पण में क्या किया? उभरा हुआ भाग चमकदार है तथा दबा हुआ भाग को क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिए हैं। और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है तथा प्रवर्तन के पश्चात बिंदु एफ पर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में आती हुई प्रतीत हो रही है। तो बिंदु पी एफ क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। एफ से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। इसको एक स्मॉल एफ के दर्शा दिए। तथा सी से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको आर से दर्शा दिए। R = 2F मतलब वक्रता त्रिज्या है। इस वस्तु की वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? फोकस दूरी की क्या होगी? आधी होगी इसी दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण इस प्रकार अवतल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? धंसा या दबा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। चित्र पे यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे। और एक कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, एक क्या कन्वेक्स मिरर है, क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें आप लोग देख सकते हैं मुख्य से समांतर प्रकाश किरण क्या हो रही है? प्रवर्तक सतह में आपतित हो रही है। बिंदु एफ पर आती हुई प्रतीत हो रही है प्रवर्तन के पश्चात। तो एफ क्या हो जाएगा? आपका फोकस बिंदु हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। सी से पी तक की दूरी क्या कर जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। सी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। एफ से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।